हेलो स्टूडेंट। देखिए, एक बार फिर से हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकर व्हेन ए फर्म, यानी जो हमें घटते हुए रिटर्न मिलते हैं कब मिलते हैं। तो इसका आंसर है हमारा यूजेज मोर एंड मोर ऑफ वन इनपुट वाइल होल्ड ऑल अदर इनपुट कांस्टेंट, यानी जब सबको कांस्टेंट रखते हुए एक ही इनपुट की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट यूज़ की जाती हैं तो उन्हें घटते हुए प्रतिफल मिलने प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन। जो हमारी पूर्ति की लोच होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो पूर्ति में चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है, तो वो चेंज होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट देखते हैं ए राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई शेड्यूल इंडिकेट। जो हमारा पूर्ति का शेड्यूल है उसमें जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो वो क्या बताता है। तो देखिए, राइटवर्ड शिफ्ट जो होता है वो सप्लाई में इंक्रीज़ बताता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हेन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ए मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड टेक्स प्लेस सप्लाई इज़ कंसिडर्ड टू बी। जब जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो ज़्यादा होता है बजाय जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तो सप्लाई कैसी कही जाएगी। जब हमारा प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई में ज़्यादा चेंज है तो उसको कहा जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि अपेक्षाकृत लोचदार। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द स्टेज इज रिलेवेंट फॉर ए फर्म विच एम्स एट मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखिए, यहाँ पे स्टेज दे रखी हैं हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब अधिकतर हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो जो फर्म है वो किस स्टेज में काम करेगी या कौन सी स्टेज उसके लिए एफिशिएंट है। देखिए, इसमें हमारा है कि स्टेज 1 है, स्टेज सेकंड है, स्टेज थर्ड है। इसमें स्टेज 1 में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, लेकिन स्टेज सेकंड में जो हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, तो इसीलिए स्टेज सेकंड जो होती है वो बेस्ट स्टेज होती है। तो स्टेज सेकंड जो है ये हमारी बेस्ट स्टेज होती है और मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी यहीं से मिलती है। तो जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ। इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है इसको हम क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएटिंग यूटिलिटी, यानी किसी चीज़ में हम उपयोगिता दे रहे हैं, हम उपयोगिता का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, यानी उत्पादन फलन क्या होता है। तो जो हमारा उत्पादन फलन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच एक टेक्निकल रिलेशनशिप को दिखाता है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल आउटपुट इज़, यानी सीमांत उत्पादन क्या होता है। देखिए, सीमांत मार्जिनल को हम क्या कहते हैं कि जो भी हम एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से जो भी हमारा चेंज आता है उसको हम मार्जिनल कहते हैं। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एवरेज आउटपुट इज़। एवरेज आउटपुट क्या होता है, तो जो टोटल में से हम जो हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है टी क्यू अपॉन एन, यानी टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ़ क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट यूज्ड टू प्रोड्यूस टोटल क्वांटिटी, यानी कि अगर हमने 50 यूनिट लगा के 100 का प्रोडक्शन किया है तो 100/50। नेक्स्ट देखते हैं ए मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज़। प्रोडक्शन के मेथड को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन इज़ मैथमेटिकल फॉर्म इज़,
प्रोडक्शन फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में कहते हैं। अभी हमने देखा था कि जितने भी इनपुट हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है उससे क्या आउटपुट निकल रहा है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो देखिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर एल इज, यानी जो लेबर है इसका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल। नेक्स्ट है द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, यानी MRTS क्या होता है। तो देखिए लेबर और कैपिटल के बीच हमारी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होगा, जो हमारा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। के हमारा कैपिटल हो गया यानी चेंज इन कैपिटल, और डेल्टा एल यानी लेबर में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज़ डिफाइंड एज, जो हमारी टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की इलास्टिसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये रहेगा हमारा परसेंटेज चेंज इन के अपॉन एल, बाकी परसेंटेज चेंज इन MRTS। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोक्वांट इज लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो आइसोक्वांट होती है यानी कि जो समोत्पाद वक्र होता है वो किस चीज़ का दो का कॉम्बिनेशन बताता है, तो वो बताता है फैक्टर यील्डिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जो फैक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम लेवल का उत्पादन दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इंटेंसिटी इज, यानी कारक गहनता है वो क्या होता है। तो देखिए ये कैपिटल लेबर रेशियो भी होता है, और मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो हमारी ओरिजिन से जो लाइन जा रही है उसका स्लोप जो है वो भी बताता है। तो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जनरली द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अपीयर बिकॉज, हमारे जो प्रोडक्शन में जनरली हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं यानी बढ़ते हुए प्रतिफल मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉटल नेक होती है उसकी एब्सेंस होती है, द एब्सेंस ऑफ बॉटल नेक इन प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, यानी जो हमारा दीर्घकाल होता है उसमें क्या होता है। देखिए जैसा कि कीन्स कहते हैं दीर्घकाल मतलब बहुत ही लंबा समय होता है, जिसको कि वो मानते ही नहीं है, कहते हैं दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। तो दीर्घकाल में तो सभी कुछ चेंज हो सकता है, यानी कि जो हमारा स्केल है और जो भी हमारे फैक्टर हैं जो भी हमारे फिक्स्ड होते हैं वो भी वेरिएबल हो जाते हैं, सभी कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ तक कि जो मैनेजमेंट होती है उसको भी दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो हमारा बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं द शॉर्ट पीरियड इन रिलेशन टू ए फर्म्स प्रोडक्शन डिसीजन इज़, जो हमारा शॉर्ट पीरियड है वो क्या होता है। तो देखिए ना तो ये 1 वीक का होता है, ना 3 मंथ का, ना 12 मंथ का, तो इनमें से क्या है, नन ऑफ दीज। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मास प्रोडक्शन जनरली रेफर्स टू, मास प्रोडक्शन यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स, यानी पैमाने की मितव्ययताओं से क्या मतलब है। देखिए पैमाने की मितव्ययता हमें जब मिलती है कि जब जो हमारी लागत होती है वो हमारी घटती जाती है उत्पादन के अकॉर्डिंग। तो इसका आएगा रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रति इकाई लागत है वो हमारी घटती जाएगी, तो हम कहेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हैं, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रेजेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन, यानी जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो हमें उत्पादन के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन बेस्ट, तो जो भी ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन सा है जो इस कंडीशन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो देखिए क्या बताता है द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एनी टू प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस विन गिवन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमें दिए जाते हैं तो उनसे कौन से 2 प्रोडक्ट हैं वो बन सकते हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री लाइन,
जो एक व्यक्तिगत होता है हमारा, तो उसकी जो तो वो क्या बताता है, तो बताता है कि कंटेन्स ऑल एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा ए ऑप्शन भी सही है। फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ये भी सही है। इंडिकेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आइदर गुड, ये भी सही है। इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर गुड। तो ये हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्शन इज़ ए फंक्शन ऑफ। अभी हमने पीछे भी देखा प्रोडक्शन किसका फंक्शन होता है, तो प्रोडक्शन होता है हमारे ऑल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि फंक्शन जब ऑल फैक्टर्स जो वर्क करते हैं एक साथ में, तो उससे हमारा प्रोडक्शन होता है। जैसे कि देखिए हिंदी में कहा भी जाता है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, तो उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। जब ये आपस में मिलते हैं तभी उत्पादन होता है। नेक्स्ट है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट। जब हमारा एपी बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए एमपी का एक विशेषता होती है कि जब एपी बढ़ता है तब तो ये उससे ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन जब एपी गिरता है तो ये उससे ज़्यादा गिरता है। तो इसका हम डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ये तो हमारा जैसे एमपी हो गया, ये देखिए हमारा एपी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब हमारा एपी बढ़ रहा है तो एमपी उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जब हमारा एपी गिर रहा है तो उससे ज़्यादा गिर रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ पूछ रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा रहेगा, मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। बी इसका राइट आंसर है। इन द शॉर्ट रन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज द। जो हमारा शॉर्ट रन यानी अल्पकाल होता है, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, यानी घटते प्रतिफल के नियम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ। जो हमारे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम हैं उनको हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखिए इसको एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज़ भी कहते हैं। यानी कि पैमाने हमें क्या मिल रहा है, बाह्य और आंतरिक दोनों मितव्ययता मिल रही हैं, तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इमेजिन ए ग्राफ शोइंग पीपीसी, व्हाट डज एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट। अगर एक ग्राफ है और उसमें पीपीसी दिया हुआ है और उसमें अगर आउटवर्ड शिफ्ट देख रखा है, तो वो क्या बता रहा है, तो वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये कह रहे हैं कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू बीइंग व्हेन। जो हमारा परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ये कब आता है, तो ये जब आता है जब एक तो फिक्स्ड फैक्टर ज़रूर हो और एक वेरिएबल फैक्टर ज़रूर हो। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ आर विटनेस्ड इन। जो हमारी बाह्य मितव्ययताएँ हैं वो हमें कब देखने को मिलती हैं, तो जब हमारा सप्लाई कर्व गिरता है तो हमें बाह्य मितव्ययताएँ मिलती हैं, यानी कि जितनी भी सप्लाई है इससे ही हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है कि हमें सप्लाई लगातार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी जो भी हमारी सप्लाई है उसका प्राइस हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो जो इसका सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स इम्प्लाई। इंक्रीजिंग रिटर्न्स से हमें क्या मतलब है, यानी कि बढ़ते हुए प्रतिफल से हमें क्या मतलब है, तो इसका ऑप्शन है हमारा डिमिनिशिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि जो भी हमारा आउटपुट बन रहा है उसकी पर यूनिट की कॉस्ट हमारी जो है वो घटती जा रही है, तो इसे हम कहेंगे कि हमें बढ़ते हुए प्रतिफल मिल रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मैचिंग आ गई है। मास प्रोडक्शन, अभी हमने पीछे भी देखा कि मास प्रोडक्शन का मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑन इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट,
द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखिए हमारा मास प्रोडक्शन है, तो इसका क्या हो गया हमारा एफ, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारी पूंजी की सीमांत क्षमता है वो संतुलन में है। तो ये हमारी कब होती है, तो ये हमारी होती है सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो इसका एच हो गया। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी घटते प्रतिफल का नियम। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो ये हमारा जी हो गया। उसके बाद है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि उत्पादन की एक यूनिट को बनाने के लिए कैपिटल की कितनी यूनिट लग रही हैं, तो इसको कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। उसके बाद है द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए फैक्टर। तो इसको मार्जिनल कहते हैं, अभी हमने पीछे भी देखा था, तो इसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, ए ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा जो इसका डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वासी लॉन्ग पीरियड इज ए पीरियड इन विच। देखिए जो आभास, हमारा क्वासी मतलब आभास होता है, तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है, कैपिटल इक्विपमेंट अंडरगोज चेंज व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स आर फिक्स्ड। जब हमारी फर्म की संख्या फिक्स्ड होती है लेकिन फिर भी जो हमारी कैपिटल इक्विपमेंट है वो बदलते रहते हैं, तो उसे कहते हैं क्वासी लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज ओनली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर, यानी जो बढ़ते प्रतिफल का नियम है ये केवल कृषि में लागू होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो जो क्लासिकल थे वो ऐसा मानते थे कि ये जो हमारा बढ़ते प्रतिफल का नियम है केवल एग्रीकल्चर यानी कृषि में लागू होता है। द रिटर्न टू स्केल आर मेजर्ड बाय, तो जो रिटर्न टू स्केल है हमारे किसके द्वारा मेज़र होते हैं, अल्फा और बीटा के द्वारा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। देखिए जो एफिशिएंसी पैरामीटर है जो कि टेक्नोलॉजी की स्टेट को बताता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द MRTS ऑफ कैपिटल फॉर लेबर इज गिवन बाय, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कैपिटल फॉर लेबर। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम A/B एंड L/K से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इज़ मेजर्ड बाई, तो ये मेज़र की जाती है A+B से। नेक्स्ट है द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू इनपुट इज़, जो हमारी प्रतिस्थापन की लोच है दो इनपुट के बीच में वो किस तरह से देखी जाती है, तो वो हमारा होता है P से देखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वाज प्रोपाउंड बाई, तो हमारा जो घटते प्रतिफल का नियम है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, तो ये हमारा रिकार्डो के द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट हमारा है वाई डू इंक्रीजिंग रिटर्न अकर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये पूछ रहे हैं जब हमारे उत्पादन की प्राथमिक स्टेज होती है तब हमें बढ़ते प्रतिफल क्यों मिलते हैं। तो देखिए जो इसका ये डी ऑप्शन है इनडिविजिबिलिटीज़ ऑफ फिक्स फैक्टर एंड द स्पेशलाइजेशन इन वेरिएबल फैक्टर्स। देखिए जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं यानी स्थिर हमारे कारक होते हैं उनको हम विभाजित नहीं करते हैं, उनको हम लगभग पूरे पूरे यूज़ करते हैं, और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं उनमें स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें बढ़ते हुए प्रतिफल मिलते हैं उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, ये देखिए पीछे भी देखा था हमने, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करेगा तो वो AP से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा जो इसमें ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, क्योंकि जब हमारा MP गिर रहा होगा तो वो AP से नीचे रहेगा, AP से ज़्यादा गिरेगा तो उस समय जो AP की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, यानी हमारे कारक हैं, हमारे उत्पादन के कारक हैं, उनसे जो रिटर्न मिल रहे हैं और जो पैमाने का रिटर्न है उनमें डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए वेरिएबिलिटी ऑफ इनपुट इन द प्रोडक्शन फंक्शन, जो भी हमारे उनकी वेरिएबिलिटी है
प्रोडक्शन फंक्शन में, वो हमारा डिफरेंस होता है। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो भी उत्पादन की क्रिया होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो होता है अर्न प्रॉफिट। कोई भी अगर उत्पादन हम करते हैं तो केवल यही सोच कर किया जाता है, अगर मतलब सामाजिक को छोड़ दें, अगर निजी रूप में कोई भी उत्पादन करेगा तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि उससे हमें लाभ प्राप्त हो। लेकिन जैसे सरकारी बात है तो सरकारी तो लोगों के कल्याण के लिए भी किया जाता है कुछ चीज़ों का उत्पादन, लेकिन निजी रूप में जब भी कोई उत्पादन करता है तो उसका वन ही मोटिव होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है, टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है, व्हेन ए इज इक्वल टू 0.85 और बी इज इक्वल टू 0.85। ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो रिटर्न टू स्केल क्या रहेगा हमारा, तो देखिए हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न जो रहेंगे वो इसमें इंक्रीजिंग रहेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ बाई इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल बाई 1 यूनिट द फर्म कैन गिव अप 2 यूनिट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो MRTS क्या होगा, ये कह रहे हैं कि जब कैपिटल की 1 यूनिट को इंक्रीज़ करते हैं तो और फर्म जो है वो 2 यूनिट ऑफ कैपिटल को छोड़ सकती है, तो इसको यहाँ पर हमारी MRTS क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर हमारी MRTS होगी 2। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या PPC को और भी किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। तो हमारे सारे जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इन द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व गिवन बिलो द पॉइंट यू रिप्रेजेंट। देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है इसमें जो यू पॉइंट है वो हमारा क्या दिखा रहा है, तो देखिए इस डायग्राम में जो ये हमारा यू है ये क्या दिखा रहा है हमारा, कि यहाँ पर रिसोर्सेज का जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर एफिशिएंट, मतलब ये पूछ रहे हैं हमसे कि जो फिगर है हमारी इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट क्या है। तो देखिए इसमें जो ये एम है, ये जो हमारा PPC कर्व है, तो इसमें जो कहीं से भी मूव करता है तो ये हमारा मोर एफिशिएंट होगा। तो जो इसका ऑप्शन है हमारा ये डी, एम मूव फ्रॉम यू टू एनी पॉइंट ऑन AB, ये हमारा मोर एफिशिएंट है। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम आ गया, इन द डायग्राम द रे OG शोज़। देखिए डायग्राम में यहाँ पर देखिए एक OG है, एक OG1 है, नीचे हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं और राइट साइड लेफ़्ट साइड में हमारे कैपिटल गुड्स हैं। तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, ये हमारा जो OG है ये OG1 से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि इस मतलब मोर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कंज्यूमर गुड्स सेक्टर दैट लीड्स टू ए लेस ग्रोथ देन OG1। मतलब इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का कंज्यूमर गुड के सेक्टर में, जिससे कि OG1 से इसका लेस ग्रोथ हो रहा है हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, मोर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इनिशियली टू कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पेड आउट कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि जो भी हमारी एक्सप्लिसिट है यानी कि जो भी हमारी दिख रही हैं लागत, दृश्य लागत जिनको कहते हैं, तो इनको पेड आउट कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड, जो हमारी आर्थिक लागत है उसमें क्या क्या आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड जो हमारी आर्थिक लागत होती है उसमें क्या आता है, तो देखिए सारी जो पेड आउट कॉस्ट है वो भी आती हैं और इम्प्यूटेड कॉस्ट हैं वो भी आती हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ऑल्टरनेटिव कॉस्टेज, जो हमारी अवसर लागत है या विकल्प लागत है उसे क्या कहते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर कैन अर्न इन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, दिस कॉस्ट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो जो हमारा बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है उसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं।
तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट। इन सब में से स्थिर लागत हमारी क्या नहीं है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं ये हमारी फिक्स्ड नहीं है। बाकी देखिए सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि हर बार देनी है। लाइसेंस और रेंट है ये भी हमारी फिक्स है। मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी फिक्स्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना लग रहा है ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा द कॉस्ट दैट एनी फर्म इनकर्स इन परचेजिंग और लिविंग एनी फैक्टर प्रोडक्शन इज रिफर्ड टू एज। मतलब किसी भी फैक्टर के लिए जो भी एक फर्म को सहना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि दृश्य लागत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक फर्म का जो टीसी कर्व है यानी कि टोटल कॉस्ट कर्व है वो कैसा होता है। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है ये हमारा स्टीपली होता है और इसमें ये टीवीसी से थोड़ा नीचे होता है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है तो ये स्टीप होता जाता है, लेकिन ये टीवीसी से कम ही रहता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ टीएफसी इज। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जो चेंज होता है वो क्या होता है, वो हमारा इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं द स्लोप ऑफ मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट फंक्शन इज। जो हमारा एमएफसी का स्लोप होता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ एन इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। हमारा यू शेप्ड कर्व कौन सा होता है। तो देखिए जो हमारा एमसी कर्व होता है वो हमारा इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं वाई द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व डज नॉट टच द आउटपुट एक्सेस। हमारा जो एएफसी कर्व होता है वो आउटपुट एक्सेस को क्यों नहीं छूता है, क्योंकि जो हमारा एएफसी होता है कभी भी ज़ीरो नहीं होता और जो एक्सेस को टच करता है, अगर कोई कर्व टच कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर वो ज़ीरो है। लेकिन हमारा एएफसी कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसीलिए वो एक्सेस को टच नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एमसी। कौन सी ऐसी है कॉस्ट जो हमारी एमसी से रिलेटेड है, तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट अकर्स एट द आउटपुट वेयर। जो हमारी कम से कम सीमांत लागत लगती है आउटपुट पर, कब होता है ऐसा। तो देखिए जब हमारा एमपी मैक्सिमम होता है तब हमारी जो एमसी है वो मिनिमम होती है। तो डी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न टू एक्स स्केल। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल टू। जैसे कि हमने पहले बताया था वैसे ही मार्शल मानते हैं कि ये केवल एग्रीकल्चर में एप्लीकेबल होता है। द शेप ऑफ एएफसी इज। एएफसी की शेप कैसी होती है, तो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन एटीसी एंड एएफसी शोज। तो जो हमारा एटीसी और एएफसी का डिफरेंस क्या बताता है, तो देखिए एटीसी जो होता है वो हमारा क्या होता है, एटीसी इज इक्वल टू ए वी सी प्लस एएफसी, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल है वो एटीसी कहलाता है। तो ये हमारा इसका डिफरेंस दिखाएगा वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्टिजमेंट कॉस्ट इज। जो हमारी विज्ञापन पर लागत व्यय होती है वो कैसी लागत होती है हमारी, तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, परिवर्तनशील लागत होती है। कभी हम कम करते हैं कभी हम ज़्यादा करते हैं। हु फर्स्ट क्वेश्चन द यू शेप्ड ऑफ कॉस्ट कर्व। जो सबसे पहले ये हमारा यू शेप्ड कॉस्ट कर्व है इसको सबसे पहले किसने क्वेश्चन किया था, तो देखिए हॉल एंड हिच ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट देखते हैं एल ए सी इज सॉसर शेप्ड कर्व। दैट मीन्स जो एल ए सी होता है हमारा एल ए सी, तो एल ए सी यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट हमारा सॉसर शेप होता है। इसका मतलब क्या है हमारा LAC is saucer shaped because LAC is constant over a wide range and there is constant return to scale।
मतलब ये कांस्टेंट हमारा क्या होता है, एक वाइड रेंज में ये कांस्टेंट रहता है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, LAC सॉसर शेप्ड मीन्स, यहाँ पे हमने बताया था देयर इज ए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि स्थिर प्रतिफल मिलते रहते हैं, इसलिए भी ऐसा है। ए नेगेटिवली स्लोप्ड आइसोक्वांट इम्प्लाइज, जो हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड आइसोक्वांट होता है, सम उत्पाद वक्र होता है, सम मात्रा वक्र होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इनपुट विद पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज राइजिंग विद इंक्रीज यूज ऑफ लेबर यूनिट। इस फिगर को देख के बताइए कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो बढ़ रहा है, और जिससे क्या है, लेबर की यूनिट जो है वो उसका यूज़ बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें लेबर पर ईयर नीचे दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि शूज़ कितने बन रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि 20 लेबर जो है वो एम्प्लॉय हो रहा है, यानी जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। If the capital labor ratio change from 100 to 150 while MRTS between capital and labor changes from 50 to 100, the elasticity of input substitution is, यानी हमारा जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो 100 से 150 हो जाता है, और जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है वो कैपिटल से लेबर 50 से 100 होती है। तो इसे कहेंगे हम, इसमें इलास्टिसिटी क्या रहेगी हमारी, इक्वल 3/5। नेक्स्ट है, इफ़ ए फर्म ट्रिपल्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट ट्रिपल्स एज वेल, रिटर्न टू स्केल इज सेट टू बी, यानी कि जो एक फर्म है वो सारे इनपुट को ट्रिपल्स कर लेती है और आउटपुट भी ऐसे ही हो जाता है, तो रिटर्न टू स्केल क्या कहा जाएगा। देखिए अगर हमारा आउटपुट जो इंक्रीज़ है वो बढ़ रहा है उसी रेट से जितना कि हमारा इनपुट को एम्प्लॉय किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि हमें स्थिर रिटर्न मिल रहे हैं, यानी स्थिर प्रतिफल मिल रहे हैं। तो हमारा ये रहेगा इसका ए ऑप्शन, यानी कि जितना हम बढ़ाते हैं इनपुट का और उत्पादन भी उतना ही बढ़ता है। तो जैसे कि हमने तिगुना कर दिया तो वो भी उतना ही हो रहा है, तो इसे कहेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं। देखिए भाई जो ग्राफ है प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें क्या दिखा रहा है, हमारे कैसे रिटर्न मिल रहे हैं, कांस्टेंट मिल रहे हैं, डिमिनिशिंग मिल रहे हैं, या इंक्रीजिंग मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी पहले 10 है, 20 है, 30 है, तो लगभग 10 यूनिट से ही बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि हमें कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि हमारा आउटपुट जो है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न हमें मिल रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you will like this video. Please like it and share it with other friends. Thanks for watching.